Hello बच्चों, today we are going to learn our civics textbook, chapter 8, confronting marginalization. Our today's topic is the scheduled castes and the scheduled tribes, Prevention of Atrocities Act 1989, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। बच्चों, हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, थोड़ी सी बातें इसमें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज उसको रिकैप करते हुए हम इस पाठ में दी गई और भी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक में दी गई और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आपने देखा रत्नम शॉट द सपोर्ट ऑफ लॉ। रत्नम की कहानी हम पढ़ चुके हैं। रत्नम ने एट्रोसिटी एक्ट 1989 का सपोर्ट लेते हुए अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन पर जाकर वहाँ के जो डोमिनेंट ग्रुप या उसके विलेज में जो डोमिनेंट ग्रुप था जिसने उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया था, उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज कराया था। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। अब हम ये देखते हैं कि यह एक्ट जो कि 1989 में फ्रेम हुआ था और क्यों, इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स मेड बाय दलित्स एंड अदर्स। ये भी आपने पढ़ लिया है। 1989 में ये एक्ट फ्रेम हुआ था, यह अधिनियम पास हुआ था और किसके डिमांड पर? दलित्स एंड अदर्स, जो पीड़ित समुदाय के लोग थे, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोग थे, स्पेशली दलित्स। उनके डिमांड पर गवर्नमेंट ने उनकी बात को सीरियसली लेते हुए और उनके अगेंस्ट जो इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलिएशन हो रहा था उसे समाप्त करने के लिए इस एक्ट का ये एक्ट पास हुआ था। बच्चों, ये एक्ट काफ़ी इसमें लंबी लिस्ट है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आपने देखा कि 1970s का एंड होते 1980s तक इन 2 दशकों के बीच में ये जो दलित समुदाय या आदिवासी समुदाय के लोग थे, इनकी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी कि इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ इस तरह के सरकार ठोस कदम उठाए, कानून बनाए, जिससे कि इनके खिलाफ होने वाले अत्याचार में कमी आए या वो समाप्त हो जाए। तो इसके लिए बहुत से असर्टिव ग्रुप्स, दलितों के असर्टिव ग्रुप्स के बारे में हमने बताया था। वे लोग, असर्टिव किसे कहते हैं? वे समुदाय, वे ग्रुप जो अपनी आवाज़ पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रख रहे थे, उन्हें असर्टिव दलित ग्रुप्स कहा गया और उन्होंने अपने राइट्स के लिए असर्ट किया। और वो कौन सी राइट्स वो मांग रहे थे? ह्यूमिलिएशन जो उनका हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उसके अगेंस्ट में वे अपने मौलिक अधिकारों की डिमांड कर रहे थे। मतलब उनके साथ इक्वालिटी का ट्रीटमेंट हो, इक्वली वे ट्रीट किए जाएं समाज में, और जो लोग, जो समाज के सशक्त लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे या ह्यूमिलिएशन कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में इस तरह के
कानून बने जिससे कि पुनः वे वैसा ना कर सकें, और साथ में ही जितने प्रकार के अपराध उनके खिलाफ हो रहे थे, जो क्राइम या ऑफेंस उनके साथ हो रहे थे, उन सब का एक लिस्ट बनाया जाए। ये उनकी गवर्नमेंट से डिमांड थी, और हर तरह के क्राइम्स के लिए, ऑफेंस के लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? सख्त सजा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों कि इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें जो दी गई हैं, मैंने बताया अभी कि कई सारे या कई तरह के किए जाने वाले अपराधों की एक लंबी लिस्ट को इंक्लूड किया गया है। कहाँ इंक्लूड किया गया है? इस एक्ट में। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी आपने रत्नम के केस के बारे में पढ़ा, तो इस तरह के और भी कई तरह के टेरेबल और हॉरेबल क्राइम्स, टेरेबल मतलब भयानक अपराध, ये जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लोग थे, इनके साथ हो रहे थे। तो इसके लिए मैंने भी बताया जैसा कि एक लंबी लिस्ट बनी, और ये रोज़मर्रा के जीवन में इनके साथ किया जाने वाला अपराध था। कुछ न कुछ, कहीं न कहीं कोई न कोई घटना घटती रहती थी। गवर्नमेंट ने जब ये एक्ट बनाया तो उसका उद्देश्य था कि लोग इन अपराधों के बारे में जानें, उसे करने से बचें और अपने सोचने समझने के तरीके को भी बदलें। तो इस तरह से बच्चों आगे हम देखते हैं कि इस एक्ट में कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई हैं। The act distinguishes several levels of crimes. Firstly, it lists modes of humiliation that are both physically horrific and morally reprehensible. इस एक्ट में जो पहली बात कही गई है, आगे हम एक्ट की विशेषता पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन सी मुख्य बातें इस एक्ट में दी गई हैं। तो इस एक्ट में जो पहली बात कही गई है वह है कि अगर कोई अपराध हो रहा है किसी कमज़ोर या मार्जिनलाइज्ड या दलित ग्रुप के साथ, तो मोड ऑफ ह्यूमिलिएशन, किस तरीके से जो है अपराध किया गया है। ह्यूमिलिएट करने का मतलब होता है अपमान करना। तो अपने से कमज़ोर व्यक्ति का या कमज़ोर जाति के लोगों का किस तरीके से किस मोड में उनका अपमान किया गया है, और दोनों हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, फिजिकली हॉरिफिक मतलब भयानक हो सकता है, और मॉरली रिप्रिहेंसिबल, और मॉरली का मतलब है नैतिक रूप से मतलब निंदनीय अपराध अगर किसी कमज़ोर व्यक्ति के साथ कोई सशक्त व्यक्ति करता है या ग्रुप के साथ ऐसा होता है। एंड सीक्स टू पनिश दोज, तो ये इस लिस्ट में उन लोगों को पनिश करने के लिए नियम दिए गए हैं। पहला उसमें भी दिया गया है, फोर्स ए मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब
drink or eat any inedible or obnoxious substance। तो ये जो फिजिकली या आप कह सकते हैं कि मॉरली रिप्रिहेंसिबल आप डीड्स के बारे में जो हमने अभी नाम लिया, तो उसमें ये डीड्स हैं। किसी को फोर्सली शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लोग को अनएडेबल कोई ड्रिंक या ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस लेने के लिए अगर कोई सशक्त व्यक्ति दबाव डाले, या दूसरे तरह का और भी क्या अपराध कर सकता है इंसान किसी कमज़ोर व्यक्ति के प्रति, वो है forcibly removes clothes from the person of a member of a scheduled caste or a scheduled tribe। तो आप समझ रहे होंगे बच्चे। और उन्हें इसी तरह से उनके क्लोथ्स को रिमूव कराने के बाद उन्हें परेड करने के लिए कह देना, उन्हें नेकेड इधर उधर परेड कराना, या उनके चेहरे पर पेंट लगा देना, या उन्हें बॉडी पर पेंट लगा देना, कमिट्स एनी सिमिलर एक्ट, इस तरह के और भी किसी तरह के एक्ट को कमिट करना, उनसे कराना, तो विच इज़ डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी। तो ये मतलब कुछ भी ऐसा कार्य अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति, किसी कमज़ोर व्यक्ति, किसी कमज़ोर ग्रुप के साथ ऐसा करता है, तो ये कैसा है? डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है बच्चों शर्मनाक, शेमफुल। ये कार्य है उस व्यक्ति के लिए जो करता है, और जिसके प्रति किया जाता है उसके लिए तो तकलीफ़ की बात, तो उसके लिए तो हॉरेबल है ही, मॉरली रिप्रिहेंसिबल है। सेकेंडली इस एट्रोसिटी एक्ट में और क्या बात कही गई है? सेकेंडली जो बात कही गई है वो है इट लिस्ट्स एक्शंस दैट डिस्पजेसेस दलित्स। ये उन एक्शंस को भी इनलिस्ट करता है कह सकते हैं, जो डिस्पजेस करता है दलित और आदिवासियों को ऑफ देयर मीगर रिसोर्स। मीगर का मतलब आप जानते हैं बच्चों, जान लीजिए अल्प, बहुत थोड़ा सा। दलित और आदिवासी ग्रुप के लोग जिनके पास थोड़े से रिसोर्स हैं, अगर उस रिसोर्स से कोई उन्हें वंचित करता है और उन्हें स्लेव लेबर के तौर से काम करने के लिए मजबूर करता है, तो ये भी एक तरह का ऐसा अपराध है जिसको कि इस एक्ट में नोट किया गया है और इसके अगेंस्ट में पनिशमेंट भी डिसाइड किया गया है। Thus, the act sets out to punish anyone wrongfully occupies or cultivates any land owned by or related to a member of scheduled caste or a scheduled tribe। तो बच्चों अगर गलत तरीके से wrongfully कोई ऑक्यूपाई कर लेता है या किसी SC या ST के लैंड को जो वो ओन करते हैं या जो उनको अलॉट किया गया है, तो अगर उनके ज़मीन को कोई ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहता है या उस पर ज़बरदस्ती खेती करना चाहता है जो उन्हें दी गई है, तो या उनकी ऐसा भी कर सकता है कि भाई तुम अपनी ज़मीन थोड़े से पैसे ले लो, हमें दे दो, ऐसा भी कोई कर सकता है। इस तरह के भी अपराध होते हैं। तो इन सारे अपराधों की एक सूची बनाई गई है, एक लिस्ट बनाया गया है। At another level, the act recognizes that crimes against Dalit and tribal women are of a specific kind। इस एक्ट में दूसरे लेवल पर ऐसे अपराधों को भी रिकॉग्नाइज किया गया है, क्राइम्स अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन। अगर किसी दलित और ट्राइबल वुमेन के साथ
कोई क्राइम किया जाता है तो इट सीक्स टू पेनलाइज एनीवन। जो भी व्यक्ति इस तरह की कोई किसी दलित और ट्राइबल वुमेन को के साथ अगर किसी भी तरह का क्राइम करता है, उस मतलब उन्हें असॉल्ट करता है, मतलब उन्हें अपमानित करता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और उनके ऊपर कोई उन्हें फोर्स करता है कुछ गलत करने के लिए, तो उन्हें डिसऑनर करता है, उनको अपमानित करने की कोशिश करता है, तो ये भी एक पनिशेबल क्राइम है इस एक्ट के अंतर्गत। तो जो और भी चीज़ें हैं, एक प्रश्न आपको नीचे ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है। कैन यू लिस्ट 2 different provisions that in the 1989 Act? तो बच्चों इससे भी हम देख लेते हैं। टू ऑक्यूपाई लैंड पहला है। 2 डिफरेंट प्रोविजंस अभी हमने इसमें देखे, तो इसमें देख सकते हैं कि अगर हम किसी दलित या ट्राइबल ग्रुप के लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। ये 1989 एक्ट के अंदर में। और नो फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, किसी भी, जैसा कि अभी आपने देखा कि अभी हमने पढ़ा है कि इन में से किसी भी, चाहे वो एससी हों या एसटी हों, उन्हें उनके लैंड से, उनकी ज़मीन से फोर्स करके डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता है। ये 2 चीज़ें हो गई। और आपने अभी एक शब्द पढ़ा मॉरली रिप्रिहेंसिबल। तो मॉरली रिप्रिहेंसिबल का क्या मतलब होता है? ये एक ऐसा टर्म है जिससे हम ये समझते हैं एन एक्ट दैट वायलेट्स ऑल नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी एंड डिग्निटी। आपके एक्सरसाइज में ये वर्ड्स दिए हुए हैं ग्लॉसरी के अंदर, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और इसे आप परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इस टर्म का आप क्या मतलब समझते हैं। तो इसका मतलब होता है द टर्म मॉरली रिप्रिहेंसिबल वी अंडरस्टैंड एन एक्ट दैट वायलेट्स ऑल नॉर्म्स ऑफ डिसेंसी। एक ह्यूमन डिसेंसी होती है, डिग्निटी होती है, मानवीय गरिमा जिसको हम कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यों में दूसरों के प्रति अपनी डिसेंसी या उस व्यक्ति के लिए जो डिसेंसी, उस व्यक्ति की जो गरिमा होती है, उसे भूल जाए, तो हम कहेंगे कि व्यक्ति ने नैतिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति उसके मानवीय सम्मान को नुकसान पहुंचाया है। आगे बच्चों हम देखते हैं द स्कोर्ज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग माने साफ सफाई, आप जानते ही हैं, गंदगी साफ करना। और स्कोर्ज का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति इस तरह की गंदगी को साफ सफाई करते वक्त बहुत ही ट्रबल और सफरिंग्स को झेले, तो अ पर्सन causes a lot of trouble और sufferings। क्योंकि आप, और
आप जानते हैं कि हमारे देश में, वो चाहे कोई भी हिस्सा हो, मैनुअल स्कैवेंजिंग की एक पुरानी व्यवस्था रही है, जो कि इस तरह के स्कैवेंजर्स को, जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, उनके लिए ए लॉट ऑफ ट्रबल का काज बन जाता है, कि सफरिंग्स बहुत बढ़ जाती है। ये ह्यूमन नेचर और ह्यूमन वर्क के अगेंस्ट में वर्क है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग refers to the practice of removing human and animal waste, excreta, using brooms, tin, plates and baskets from dry latrines and carrying it on the head to disposal grounds some distance away। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि ये साफ सफाई का काम करने वाले लोग कैसे, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, और टीन से गंदगी को उठाकर और बाहर ले जा कर के उसे डालना। ये बहुत ही ह्यूमन वेस्ट वैसे ही बहुत इन्फेक्शस होता है, उसी को एक्सक्रेटा भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो ये कार्य बहुत ही कठिन, बहुत ही ट्रबल का है, जो कि पुअर क्लास के लोग या दलित और ट्राइबल ग्रुप के लोग पुराने समय में करते रहे हैं। ये चीज़ें भी खत्म की गई हैं इस एक्ट के तहत। अब मैनुअल स्कैवेंजर इज द, ये पढ़ लेते हैं कौन होता है मैनुअल स्कैवेंजर। तो अ मैनुअल स्कैवेंजर इज द पर्सन who does the job of carrying this filth, इस गंदगी को उठा करके ले जाने वाला व्यक्ति। This job is mainly done by Dalit women and young girls. According to the Andhra Pradesh सफाई कर्मचारी आंदोलन, आंध्र प्रदेश में सफाई कर्मचारी आंदोलन शुरू हुआ था। एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया उन लोगों का जो लोग सफाई कर्मचारी थे। वर्किंग विथ मैनुअल स्कैवेंजर्स, देयर आर 1 लाख persons from Dalit communities who continue to be employed in this job in this country and who work in 26 lakh private and community dry latrines managed by municipalities। तो बच्चों ऐसी जगहों पर ड्राई लेट्रिन्स का मतलब जान लीजिए जहाँ पर कि सूखे शौचालय, जहाँ पर शौच को फ्लश करने के लिए पानी की व्यवस्था ना हो, ऐसी जगह पर ड्राई लेट्रिन्स होते थे। और उसे ये मैनुअल स्कैवेंजर या सफाई कर्मचारी साफ करते थे, उसको उठा करके टीन और ब्रूम के सहारे दूसरी जगह पर ले जाकर डालते थे। आंध्र प्रदेश में इन्होंने सफाई कर्मचारियों ने अपना एक आंदोलन चलाया, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और आंदोलन चलाया। मैनुअल स्कैवेंजर्स आर एक्सपोज टू सब ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क। इनका जो वर्क का कंडीशन है वो सब ह्यूमन, तो मानवीय नहीं है, मानवीय कार्यों से अलग, उसे मानवीय कार्य भी नहीं कहा जा सकता है, इनके कार्य हैं। और ये लोग फेस करते हैं सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स, जो ये कार्य करते हैं उनके साथ बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू इन्फेक्शंस दैट अफेक्ट देयर आईज, स्किन, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। तो ये सारा कुछ इनका इफेक्ट हो जाता है, हेल्थ प्रॉब्लम होने लगती है। आप सोच सकते हैं जो व्यक्ति गंदगी और इन्फेक्शन के पास रहेगा उसका हेल्थ कैसा हो सकता है। दे गेट वेरी लो वेजेस, और इसके बाद इन्हें जो वेजेस दिए जाते हैं वो भी बहुत लो होता है या होता था फॉर द वर्क दे परफॉर्म,
Those working in urban municipalities earn rupees 200 per day and those working privately are paid much less. जो प्राइवेट किसी घरों में काम करने वाले थे उन्हें और भी बहुत कम या हैं वो उन्हें और भी कम पैसे मिलते थे. As you have read earlier in this book, the practice of untouchability has been abolished by the Indian Constitution. आपने पढ़ा था कि हमारे देश में जो अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस था वो तो समाप्त हो गया. हमारे संविधान के हिसाब से आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड. आर्टिकल 17 बच्चों आप याद रखोगे, ये चीज़ें भी परीक्षा में पूछी जाती हैं. आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, और ये हम पढ़ चुके हैं. तो अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो चुका है. However, manual scavengers in different parts of the country, अभी भी मैनुअल स्कैवेंजर्स का काम देश के बहुत सारे हिस्सों में चलता है. गुजरात में इन्हें भंगी कहते हैं, इस तरह के मैनुअल स्कैवेंजर्स को. आंध्र प्रदेश में इन्हें पाखीस कहते हैं और तमिलनाडु में इन्हें सिक्किलियार्स कहते हैं. तो और जो लोग ये काम करते हैं कंटिन्यू टू बी कंसीडर्ड अनटचेबल, और फिर इन्हें तो समाज में लोग अनटचेबल भी समझते हैं. They often live in separate settlements on the outskirts of village. विलेज के आउटस्कर्ट में बाहरी हिस्सों में सेपरेट सेटलमेंट बना करके ये रहते हैं. and are denied access to the temple, public water facilities etc. तो इन्हें किसी पब्लिक प्लेस पर जाने नहीं दिया जाता है, वहाँ इन्हें डिनाई किया जाता है इनका एक्सेस. In 1993 the government passed the implement or manual scavengers and construction of dry latrines. तो ये बच्चों आपको जान लेने की बात है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को इस एम्प्लॉयमेंट को ही ख़त्म करने के लिए कब गवर्नमेंट ने एक्ट पारित किया? 1993 में. In 1993 government passed the employment of manual scavengers and construction of dry latrine prohibition act. तो इस एक्ट का नाम आप क्या पढ़ेंगे बच्चों? 1993 में ये प्रोहिबिशन एक्ट बना था. निषेध कानून, निषेध अधिनियम कह सकते हैं आप. किस लिए बना था? एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स. मैनुअल स्कैवेंजर्स का एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स बनेंगे ही नहीं. तो इस तरह के मैनुअल स्कैवेंजर अपना कार्य नहीं करेंगे. This law prohibits the employment of manual scavengers as well as the construction of dry latrines, जैसा कि हमने बताया. In 2003 कुछ ही दिनों के बाद बच्चों, 1993 के बाद 2003 द सफाई कर्मचारी आंदोलन एंड 13 अदर ऑर्गेनाइजेशंस. सफाई कर्मचारी आंदोलन आंध्र प्रदेश में जो शुरू हुआ था वो तो अभी आपने पढ़ा, और 13 अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इनके फेवर में थे. एंड इंडिविजुअल्स और व्यक्तिगत तौर पर इंक्लूडिंग 7 स्कैवेंजर्स, उसमें 7 और अदर स्कैवेंजर्स थे जो सफाई कर्मी ही थे. फाइल्ड ए पेल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पढ़ चुके हैं इसके बारे में आप, तो शॉर्ट में इसको पेल कहते हैं. इन द सुप्रीम कोर्ट 2003 में इतने सारे लोगों ने, जिनके नाम अभी हमने लिए, सब ने एक पिल सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया. द पेटिशनर्स कंप्लेंट दैट मैनुअल स्कैवेंजिंग स्टिल एग्जिस्टेड
and it continued in government undertaking like the railways. इन petitioners का कहना था, जिन्होंने पिल फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, इनका कहना था कि अभी भी ये मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जिस्ट कर रहा है हमारे देश में, और कहाँ कंटिन्यूड है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में, जैसे रेलवेज में। इतना बड़ा ये विभाग है और इसमें साफ सफाई का काम जो है मैनुअल स्कैवेंजर्स के द्वारा अधिकतर होता है। The petitioner sought enforcement of their fundamental rights. अपने मौलिक अधिकार के बारे में इन्होंने, पेटिशनर्स ने गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट इन लोगों के लिए इनके फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करे, लागू करे, जिससे कि इन्हें ये काम न करना पड़े। ये इसके लिए व्यवस्था हो, कैसे क्या हो सकता है। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स इन इंडिया हैड इंक्रीज्ड सिंस 1993 लॉ। 1993 में प्रोहिबिशन एक्ट बनने के बावजूद, मैनुअल स्कैवेंजर प्रोहिबिशन एक्ट बनने के बाद भी मैनुअल स्कैवेंजर्स के संख्या में संख्या में बढ़ोतरी हुई, इनकी संख्या इंक्रीज की। तो इट डायरेक्टेड 2003 तक इनकी संख्या और भी बढ़ गई थी। इट डायरेक्टेड एवरी डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू वेरीफाई द फैक्ट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, डायरेक्ट किया प्रत्येक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट को, टू वेरीफाई द फैक्ट्स विद इन 6 मंथ्स। एक्चुअली क्या फैक्ट है, क्यों 1993 में प्रोहिबिशन एक्ट बनने के बाद भी 2003 तक मैनुअल स्कैवेंजर्स के नंबर्स में और भी बढ़ोतरी हो गई है। इफ मैनुअल स्कैवेंजिंग वाज फाउंड टू exist, then the government department has to actively take up a time-bound program for their liberation and rehabilitation. और अगर मैनुअल स्कैवेंजिंग पाई जा रही है, एग्जिस्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक्टिवली कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए जिससे कि मैनुअल स्कैवेंजर्स इन्हें लिबरेट किया जाए, इन्हें स्वतंत्र कर दिया जाए उस कार्य से, इनका रिहैबिलिटेशन, इनका पुनर्वास हो, इनके रहने की व्यवस्था हो, इनके रोजगार की व्यवस्था हो। रिहैबिलिटेशन मतलब पुनर्वास। द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर Rehabilitation Act came into force on 6 December 2013। तो ये रिहैबिलिटेशन और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स, और ये रिहैबिलिटेशन एक्ट कब आया, केम इनटू फोर्स ऑन 6 दिसंबर 2013। तो बच्चों ये आपके ब्लू बॉक्स के जो क्वेश्चन हैं, ब्लू कलर से इस साइड में लिखे हुए राइट साइड में जो हैं, इन्हें आप इस पार्ट को अभी जो मैंने बताया इसके लिए आप कर सकते हैं। हमने अपने मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में भी पढ़ लिया, क्या होता है इसके आंसर आप कर लेंगे, और फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड ऑन पेज 14 पर आप पढ़ चुके हैं, 2 राइट्स क्या हैं, और इसे आप पढ़ चुके हैं। और व्हाई डिड द सफाई कर्मचारी आंदोलन फाइल अ पिल 2003, उसको अभी जस्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा। और सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में क्या डिसीजन दिया। तो इसे आप मैं समझती हूँ बच्चों कि आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया। तो बच्चों हम पाठ का लास्ट टॉपिक भी पढ़ लेते हैं, आदिवासी डिमांड्स
एंड द 1989 एक्ट। 1989 एक्ट में आदिवासी ग्रुप्स के डिमांड्स को किस तरह से ध्यान में रखा गया है। द 1989 एक्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अनदर रीजन। अभी आपने देखा कि 1989 एक्ट दलित ग्रुप्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। उनके बहुत सारे डिमांड्स को इसमें फुलफिल करने की कोशिश की गई है। इस एक्ट में उन्हें राहत देने की कोशिश की गई है, जिससे कि उनका ह्यूमिलिएशन या एक्सप्लॉयटेशन रुक जाए, समाप्त हो जाए। इसी तरह से आदिवासी समुदाय के लोगों ने भी, उनके कार्यकर्ताओं ने इस एक्ट को अपने लिए कई सुविधाएं प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया है, या उन्होंने प्रयोग किया है इसको। आदिवासी एक्टिविस्ट वो रेफर करते हैं इस 1989 एक्ट को टू डिफेंड देयर राइट, अपने अधिकारों को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स। उन्होंने इस एक्ट का उपयोग करते हुए, इसका यूज करते हुए, इसके अंडर उन्होंने गवर्नमेंट से रेफ़र किया है, कहा है कि जो ट्रेडिशनली माने परंपरागत तरीके से जो भूमि, जो स्पेशली वन्य भूमि जो उनकी थी, उसकी वो उन्हें वापस कर दिया जाना चाहिए। तो ये उनका एक अधिकार था, अपने वन्य भूमि को वापस पाना। तो इस एक्ट का उन्होंने अपने इस अधिकार को डिफेंड करने के लिए, पाने के लिए उन्होंने उपयोग किया है। As you read in the previous chapter, जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आदिवासीज आर ऑफन अनविलिंग टू मूव फ्रॉम देयर लैंड। आदिवासी अपने लैंड से, अपने वन्य भूमि से, जहाँ वे रहते थे, अपने वनों से वे मूव करने के लिए अनविलिंग, उनकी अनिच्छा थी, वे नहीं जाना चाहते थे अपने कह सकते हैं जन्मभूमि या कर्मभूमि, वन्य क्षेत्र को छोड़ करके कहीं वो मूव नहीं करना चाहते थे, बट वे फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड कर दिए गए। उन्हें ज़बरदस्ती उनकी भूमि से हटाया गया विभिन्न कारणों से। और कई लोगों ने एनक्रोच किया ट्राइबल लैंड्स को, मतलब ज़बरदस्ती और ट्राइबल लैंड्स में कुछ लोगों ने अतिक्रमण, एनक्रोच किया मतलब अतिक्रमण किया, मतलब उनकी भूमि में ज़बरदस्ती हस्तक्षेप करना, वहाँ बस जाना, वहाँ उद्योग धंधे चलाना, तो उन पर अधिकार कर लेना, उस पर खेती करना, वहाँ के वन उत्पादों को ज़बरदस्ती इकट्ठा करना वगैरह। They have also pointed to the fact, एक लाइन और ऊपर से चलते हैं बच्चों, तो who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished। उन्होंने आदिवासी कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिन लोगों ने उनकी वन भूमि को फोर्सिबली इनक्रोच कर लिया है, ज़बरदस्ती ग्रहण कर लिया है, उन्हें पनिश भी किया जाना चाहिए अंडर दिस लॉ। They have also pointed to the fact, उन्होंने उन फैक्ट्स की ओर पॉइंट आउट किया, इंगित किया, that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution। उन्होंने कहा कि यह एक्ट, मतलब 1989 का एक्ट, merely confirms, सिर्फ कंफर्म करता है
what has already been promised to tribal people in the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल पीपल को जो कुछ भी प्रॉमिस किया गया है, सिर्फ इस एक्ट में उतनी बातें कही गई हैं. दैट लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल कैनॉट बी सोल्ड टू आर बॉट बाई नॉन ट्राइबल पीपल. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि लैंड बिलोंगिंग टू ट्राइबल पीपल, जो भूमि ट्राइबल पीपल को बिलोंग करती है, मतलब जो भूमि आदिवासियों की है, कैनॉट बी सोल्ड, उसे बेचा नहीं जा सकता है, या बॉट खरीदा नहीं जा सकता है. जो नॉन ट्राइबल लोग हैं वो लोग उसे खरीदेंगे नहीं. इन केसेज वेयर दिस हैज हैपेंड, अगर किसी केस में ऐसा हुआ है कि ट्राइबल लैंड को किसी ने खरीद या बेच लिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट ऑफ ट्राइबल पीपल टू रीपरचेज देयर लैंड. तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है ट्राइबल पीपल को अधिकार देते हुए, या अधिकारों की गारंटी देता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल पीपल को उनके अधिकारों की गारंटी देते हुए कहता है कि उनके ट्राइबल लैंड को फिर से रिपरचेज कर दिया जाए, मतलब फिर से उन्हें वापस कर दिया जाए. सी के जानू, एन आदिवासी एक्टिविस्ट. सी के जानू करके एक आदिवासी एक्टिविस्ट हैं. हैज आल्सो पॉइंटेड आउट, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया है दैट वन ऑफ द वायलेटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटीड टू ट्राइबल पीपल आर गवर्नमेंट्स इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. उन्होंने सी के जानू एक्टिविस्ट, जो कि आदिवासी भी हैं, वे क्या पॉइंट आउट करती हैं. उनका कहना है कि सबसे बड़ा या बहुत सारे वायलेटर्स में जो आदिवासियों के अधिकारों को इग्नोर करते हैं, वायलेटर्स मतलब जो उनके अधिकारों को देने से इनकार करते हैं, उसमें कौन है, और जो कि और उनके अधिकार कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स गारंटी टू ट्राइबल पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए राइट्स, अधिकार जो कि ट्राइबल पीपल को दिए गए हैं, उन अधिकारों को वायलेट करने वाला एक सबसे जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन है, वो कौन है, खुद की गवर्नमेंट और देश की गवर्नमेंट्स, जो कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही वायलेट करती हैं आदिवासियों के उन अधिकारों को जो संविधान उनके अधिकारों की गारंटी देते हुए, जो अधिकार आदिवासियों को संविधान ने दिया है, उनको वायलेट करने का काम कौन करता है, देश की स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं. तो प्राइवेट महकमा की तो बात ही अलग है. तो फॉर इट इज दे हु allow non-tribal encroachers in the form of timber merchants. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे इंक्रोच करती हैं, फॉर इट इज दे हु allow गवर्नमेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए अलाउ करती हैं नॉन ट्राइबल एनक्रोचर्स को. ऐसे एनक्रोचर्स, ऐसे अतिक्रमणकारी, मतलब ट्राइबल लैंड में ज़बरदस्ती अपने क्रियाकलापों के लिए घुसने वाले लोग जो कि नॉन ट्राइबल हैं. ऐसे लोग नॉन ट्राइबल एनक्रोचर्स ट्राइबल लैंड में एनक्रोच करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टिम्बर मर्चेंट्स. कभी वो टिम्बर मर्चेंट के तौर पे ट्राइबल लैंड में जाते हैं, वन्य भूमियों में उनका एनक्रोचमेंट हो जाता है, वहाँ से टिम्बर इकट्ठा करना.
पेपर मिल आसपास कहीं इकट्ठी हो जाती है तो पेपर मिल के लिए लकड़ी चाहिए, वो वनों से इकट्ठा करने के लिए, एटसेट्रा। तो ऐसे ही विभिन्न कामों के लिए वन्य भूमियों में गवर्नमेंट से परमिशन लेकर कई सारे नॉन ट्राइबल एनक्रोचर्स ट्राइबल लैंड में एनक्रोच करते हैं, मतलब उनकी जमीन उनके वनों में जाकर के अतिक्रमण करते हैं। टू एक्सप्लॉइट ट्राइबल लैंड को एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ से वन्य उत्पादों को इकट्ठा करते हैं। एंड टू फोर्सिबली एविक्ट ट्राइबल पीपुल फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट, और जो ट्राइबल पीपुल हैं उन्हें फॉरेस्ट से एविक्ट करते हैं, उन्हें वनों से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। In the process of declaring forests as reserved or as sanctuaries, और कभी कभी तो गवर्नमेंट की ओर से फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पर या सैंक्चुरीज, वनों में आपने इसके पहले के पार्ट में या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि फॉरेस्ट रिजर्व, कुछ फॉरेस्ट के एरियाज को रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे आरक्षित वन, उनको क्या कहते हैं, ऐसे एरिया को हिंदी में कहते हैं आरक्षित वन। तो रिजर्व फॉरेस्ट के तौर पे गवर्नमेंट की ओर से आरक्षित कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, जहाँ पर कि किसी भी, चाहे वो ट्राइबल हो नॉन ट्राइबल हो, किसी को भी वहाँ जाना मना होता है, निषेध होता है, प्रोहिबिटेड होता है, क्योंकि उस क्षेत्र में अगर किसी प्रकार की वनस्पति, किसी तरह का वेजिटेशन या किसी प्रकार के एनिमल्स का अगर वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, उनकी कमी हो रही है, तो ऐसे क्षेत्र को यूं ही अक्षत छोड़ दिया जाता है, जिससे कि वन और वन्य जीव वहाँ पर विकसित हो सके, उनकी सुरक्षा हो सके। तो ये वन्य नीति के तहत किया जाता है सरकार की ओर से, और कभी कभी सैंक्चुरीज फॉरेस्ट में बनाई जाती हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं बच्चों अभयारण्य। मतलब इन एरियाज़ में इस तरह के कुछ एरिया वनों के डिक्लेयर कर दिए जाते हैं अभयारण्य के तौर पर, जहाँ पर कि पेड़ पौधे या पशु पक्षी अभय होकर, निर्भय होकर विचरण करते हैं, उनका विकास होता है, वनस्पतियों का भी। और इन वनों में ज़्यादातर घूमने फिरने के लिए लोग आते हैं, बट परमिशन के साथ, या साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए भी जाते हैं। तो अब ऐसी एरिया में, चाहे वो रिजर्व फॉरेस्ट हो, आरक्षित वन हो या अभयारण्य हो, अरण्य का मतलब होता है बच्चों वन, अभयारण्य जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु अभय होकर अपना विकास कर सकें। तो ऐसे सैंक्चुरीज में या रिजर्व फॉरेस्ट जो होता है, वहाँ पर फिर ट्राइबल पीपल भी नहीं जा सकते हैं, तो वो एरिया उनसे छिन गया। शी हैज आल्सो नोटेड, सुश्री सी के जानू, शी इज अ लेडी, तो शी हैज आल्सो नोटेड दैट इन केसेस where tribals have already been evicted, उन्होंने नोट कराया गवर्नमेंट को, या उन्होंने या वो नोट करा चुकी हैं कि इन केसेस where tribals have already been evicted, ऐसे ट्राइबल लैंड जहाँ से कि ट्राइबल ग्रुप्स के लोग ऑलरेडी एविक्ट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, कैनॉट गो बैक टू देयर लैंड्स, वे अपने लैंड्स को, अपने ट्राइबल लैंड में वापस नहीं जा सकते हैं। दे मस्ट बी कंपेंसेटेड, तो उन्हें कम से कम अपने लैंड से इविक्ट होने के लिए, अपने भूमि से अलग होने के लिए, अपनी भूमि किसी कार्य कारण से दूसरों को चूँकि उन्होंने दे दिया है, वहाँ से उन्हें हटा दिया गया है, तो दे मस्ट बी कंपेंसेटेड, उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए।
उनकी क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, सरकार की ओर से उन्हें क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए, कंपनसेट किया जाना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। दैट इज द गवर्नमेंट मस्ट ड्रा अप प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर देम। तो गवर्नमेंट को वो कहती हैं कि गवर्नमेंट मस्ट ड्रा अप प्लान्स, गवर्नमेंट को प्लान्स, योजनाएं बनानी चाहिए, ड्राफ्ट करना, बनाना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए, फॉर देम टू लिव एंड वर्क एल्सवेयर। ट्राइबल ग्रुप्स को, फॉर देम मतलब ट्राइबल ग्रुप्स को रहने के लिए, वर्क कहीं भी एल्सवेयर कर सके, इसके लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए या पॉलिसीज बनानी चाहिए। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट्स spend large sums of money on building industrial or other projects on lands taken from tribals। ये कहती हैं कि आफ्टर ऑल गवर्नमेंट बहुत सारा पैसा खर्च करती है, spend large sums of money on what? Building industrial or other projects। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो और अदर प्रोजेक्ट्स भी बनाए जाते हैं। और कहाँ बनाए जाते हैं? ऑन लैंड्स टेकन फ्रॉम ट्राइबल्स, ट्राइबल्स से जो लैंड लिए गए हैं उन पर गवर्नमेंट तमाम योजनाएं बनाती हैं। और इंडस्ट्रियल, चाहे वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, इंडस्ट्री बनानी हो या अदर प्रोजेक्ट हों, तो सो व्हाई शुड दे बी रिलैक्टेंट टू स्पेंड इवन वेरी मॉडेस्ट अमाउंट्स ऑन रिहैबिलिटेटिंग द डिस्प्लेस्ड। ये कहती हैं कि फिर गवर्नमेंट आदिवासियों को, जिन्हें फॉरेस्ट पीपल को जिन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया है, उनके लिए पैसे खर्च करने के लिए गवर्नमेंट रिलैक्टेंट क्यों है या कम पैसे क्यों खर्च करती है? उनके रिहैबिलिटेशन के लिए जो डिस्प्लेस हो गए हैं, गवर्नमेंट को योजनाएं बनाना चाहिए और पैसे खर्च करना चाहिए, जिससे कि ट्राइबल पीपल को राहत मिल सके। तो ये बच्चों हमने देखा कि 1989 के एक्ट को देखते हुए या इस 1989 एक्ट के तहत आदिवासियों ने कौन कौन से अपनी डिमांड रखी हैं। और आपने एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता सीके जानू और उनके डिमांड्स के बारे में भी अभी इस पैराग्राफ में पढ़ा। ऐसे आप देख लीजिएगा। एक आप अपने लेफ्ट बॉक्स में देख लीजिए, लेफ्ट साइड के एक छोटे से आपको दिया गया है फॉरेस्ट, गवर्नमेंट की फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। आप चित्र में देख रहे हैं फॉरेस्ट का एक छोटा सा सीन आपके सामने है। द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो फॉरेस्ट एक्ट के बारे में, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। The introduction to the final act states, इस एक्ट में क्या कहा गया है? That this act is meant to undo the historical injustices meted out to forest dwelling populations in not recognizing their rights to land and resources. This act recognizes their rights to homestead, cultivable and grazing land, and to non-timber forest produce. The act also points out that
rights of forest dwellers includes conservation of forest and biodiversity। तो बच्चों आपने ये आपको यहाँ समझ गए होंगे। तो इसमें आपको इस एक्ट में 2006 में कौन कौन सी बातें कही गई हैं मेनली, वो आप जो है यहाँ देख लीजिए। आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि फॉरेस्ट एक्ट कब पास हुआ था, तो इट वाज पास्ड इन 2006। थोड़ा सा और बच्चों कंक्लूड कर लेते हैं। The existence of a right or law or even a policy on paper, अगर किसी भी समुदाय या समाज को कोई अधिकार ऑन पेपर दे दिया जाए या एक पॉलिसी बना दिया जाए, तो इट डज नॉट मीन दैट इट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यह रियली एग्जिस्ट कर रहा है, रियलिटी में लोगों को मिला हुआ है यह अधिकार। पेपर पर तो अधिकार आ गया, पॉलिसी भी बन गई, लेकिन एक्चुअली लोगों को यह अधिकार या यह राइट अवेल करने की सुविधा मिल पा रही है या नहीं। तो इसके लिए पीपुल हैव हैड टू कॉन्स्टेंटली वर्क, इसके लिए लोगों को हमेशा कॉन्स्टेंटली वर्क करना पड़ेगा, जिससे वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकें, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, सतर्क रहें और उन्हें प्राप्त करें। मेक एफर्ट्स, उन्हें हमेशा कोशिश करनी पड़ेगी टू ट्रांसलेट दीज इनटू प्रिंसिपल्स दैट गाइड द एक्शंस ऑफ देयर फेलो सिटीजन्स। इसके लिए उन्हें एफर्ट लेना होगा ट्रांसलेट करने के लिए दीज इनटू प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों के तौर, पॉलिसीज को प्रिंसिपल्स के तौर पे, सिद्धांत के तौर पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, लोगों को गाइड करना पड़ेगा, लोगों के एक्शंस को गाइड करना पड़ेगा, जिससे कि फेलो सिटीजन्स या इवन देयर लीडर्स, उनके जो लीडर्स या कार्यकर्ता हैं, वे भी इन कार्यों को, इन अधिकारों को सिर्फ पेपर पर ही न छोड़ दें, उसे भूल न जाएं, उसे वर्क में, उसे बिहेवियर में, उसे यूज में ले आएं। द डिजायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट इज नॉट न्यू। तो बच्चों, इक्वालिटी के लिए डिजायर करना, इच्छा रखना, अपनी डिग्निटी, मानवीय गरिमा, मानवीय सम्मान और रेस्पेक्ट, ये जो भाव हैं बच्चों, ये हम इन्हें ये सिद्धांत हैं जो ये नए नहीं हैं। आपने देखा कि वर्षों से सोयराबाई 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में कबीर जैसे समाज सुधारकों ने इन सिद्धांतों के बारे में जाना है। इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत, डिग्निटी, मानवीय गौरव, और या मानवीय गरिमा और मानवीय सम्मान, रिस्पेक्ट, सब लोगों को दिलाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है, लोगों को
जगाया है, लोगों की कुरीतियों को फटकारा है। ये नए शब्द नहीं हैं, बहुत पुराने समय से रहे हैं, फिर भी कहीं न कहीं इन्हें लोग अनदेखा करके लोगों के साथ असमानता का व्यवहार, लोगों को एक्सप्लॉइट करना, ह्यूमिलिएट करना, लोगों को अपमानित करना, जिन्हें कमज़ोर देखा उन्हें अपमानित करना, उनका शोषण करना, ये भी परंपरा चलती रही है। तो इसके लिए करना क्या है कि हमें या सभी कार्यकर्ताओं को, लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा और इन सभी सिद्धांतों के बारे में लोगों को बताना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, जिससे कि ये कुरीतियाँ जो प्रचलित भी हैं वो समाप्त हो जाएं। ऐसा नहीं कि इनके बारे में, इन शब्दों के बारे में, इन सिद्धांतों के बारे में लोग भूल जाएं और इन्हें फिर से शुरू कर दें। तो बच्चों, आपने पढ़ लिया पाठ को और धीरे धीरे आपका पाठ समाप्त हो गया। अगर आपको इसमें कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न, अपनी कठिनाई, अपने विचार रखिए, पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।